नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशांत दीक्षित है और आज मैं आप लोगों के लिए जीएस के अंतर्गत यानी जनरल स्टडीज में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर एक वीडियो सीरीज बना रहा हूं, जिसमें पहली वीडियो सीरीज जो है वो संविधान में अनुसूचियां इस टॉपिक से रिलेटेड है। यानी कि आपका एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है जिसका नाम है संविधान। अब संविधान में मैंने जो स्पेशल टॉपिक्स जिनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पेपर में आने ही वाले हैं, मतलब आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, उन टॉपिक्स के लिए मैंने इस पहला टॉपिक है उनमें से जिसका नाम है अनुसूचियां, यानी कि संविधान टॉपिक में अनुसूचियां। तो अनुसूचियां कितनी हैं? तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, संविधान जो है वो आपका 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। लेकिन था क्या कि 26 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन था इससे पहले, तो उस ऐतिहासिक दिन की महत्ता को बनाए रखने के लिए अच्छा क्या हुआ था उस दिन? तो 26 जनवरी के दिन कांग्रेस ने 1930 में क्या किया था? स्वतंत्रता दिवस मनाया था। भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया था कब? 26 जनवरी 1930 को। लेकिन चूंकि उस समय भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो जब भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। तो हुआ क्या कि 15 अगस्त 1947 को हमने क्या बना दिया? इंडिपेंडेंस डे, यानी कि स्वतंत्रता दिवस। तो उस दिन 26 जनवरी की महत्ता को बनाए रखने के लिए संविधान जो है वो कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उस समय संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? यानी उस समय जो संविधान उसको हम क्या बोलते हैं? मूल संविधान। मतलब जब संविधान बनकर तैयार हुआ है तो उस समय जो संविधान है उसको हम क्या बोलते हैं? मूल संविधान। तो मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? 8। लेकिन उस समय जो शेड्यूल्स थी वो कितनी थी? 8। ये कब थी? डेट डाल देते हैं हम 26 जनवरी 1950 की, ठीक है। तो अब हम जरा बात करते हैं आज की वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो अगर वर्तमान की अनुसूचियों की बात करें, अगर आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में अनुसूचियां आपकी कितनी हैं? 12। क्योंकि संविधान जब लागू हुआ था तो काफी टॉपिक्स ऐसे थे जो छूट गए थे। उन टॉपिक्स को, जितने छूटे टॉपिक्स थे उनको बाद में संविधान में संशोधन करके, अब संशोधन कौन करता है संविधान में? भारतीय संसद। तो संसद ने संविधान संशोधन कर किए और हमारी वर्तमान में अनुसूचियां कितनी होंगी? टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो हम बात करते हैं कि अनुसूचियां हैं कौन कौन सी। तो एक साइड हम डाल रहे हैं अनुसूची, और फिर उस अनुसूची के अंतर्गत क्या क्या है वो विषय हम यहाँ पे डाल रहे हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो क्या क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो संविधान के अंतर्गत जो पहली अनुसूची है, फर्स्ट शेड्यूल है, उसमें क्या आता है? तो पहली अनुसूची का जो टॉपिक है, यानी कि जो विषय है, सब्जेक्ट है, वो क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब जरा हम बात करें कि ये इसके अंतर्गत आएगा क्या क्या। इसके अंतर्गत सबसे पहली बात ये आ रही है कि संघ। संघ क्या है? संघ से मतलब क्या है? इसका मतलब भारत क्या होगा? एक संघ होगा। अब कैसा संघ होगा? एक दुनिया में संघ अलग अलग टाइप के हैं। अमेरिका अलग टाइप का संघ है, कनाडा अलग टाइप का संघ है। तो भारत कैसा संघ है उसकी बारे में बात की गई। तो भारत क्या है आपको पता होना चाहिए कि भारत का अनुच्छेद नंबर, संविधान का पहला अनुच्छेद क्या कहता है कि जो भारत है वो क्या होगा? एक संघ होगा। किसका? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। इसका मतलब ये है कि जो आपके राज्य हैं उनको हटाया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसको, संघ को नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो उसको पहली जो हेडिंग है वो क्या है? अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 ये कहता है कि इंडिया इज द इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यानी भारत जो है वो क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अब इसमें क्या क्या आएगा पहली सूची में? तो संघ के बारे में बात की गई। अब संघ में क्या होगा कि भारतीय संघ में कौन कौन शामिल होगा, और क्या होगा? और उसका राज्य क्षेत्र। और भारतीय संघ के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे कितने राज्य आएंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश आएंगे, कितनी जगहें आएंगी, कौन कौन सी जगहें जो है वो भारतीय संघ में आएंगी। तो जरा मैं इसकी भी चर्चा की लेता हूँ। तो राज्यों के बारे में तो सबको पता है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। पहले 29 थे, लेकिन 2019 में, ठीक है ना, तो 2019 में आपके जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया।
दो कौन से भागों में? केंद्र शासित भागों में, जिसका एक नाम है, पहला केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम क्या है? लद्दाख, और दूसरा क्या है? कौन सा? जम्मू और कश्मीर। जी हाँ, बिल्कुल। तो लद्दाख और जम्मू और कश्मीर। अब इसमें क्या है कि लद्दाख में आपकी विधानसभा नहीं है, जम्मू और कश्मीर में विधानसभा उन्हीं है। वर्तमान में फिलहाल जो व्यवस्था चल रही है उसमें अभी कहीं भी कुछ भी नहीं है, दोनों एक केंद्र शासित प्रदेश हैं, दोनों के एक एक एलजी यानी कि उप राज्यपाल निर्धारित किए जा चुके हैं। बस इसके अलावा भी वहाँ पे जो है व्यवस्थाएं बिल्कुल लचर चल रही हैं। कुल मिलाकर जो कर रहा है वो केंद्र ही कर रहा है, राज्यों में कोई व्यवस्था नहीं है राज्यों की। तो भारत में संघ में कौन कौन से राज्य? तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं वर्तमान में भारत में? कितने? 31 अक्टूबर 2020 तक आपके कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन एक आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या आती है, हम यहाँ पे क्या कह देते हैं भाई, हमारे कितने हैं? 28 राज्य हैं और कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अच्छा, आप लोगों को थोड़ा लग रहा होगा भाई 28 राज्य हैं, एक राज्य हमारा पहले 29 राज्य थे, है ना? एक राज्य क्या हुआ? 2 भागों में बट गया, तो हमारे 28 राज्य और 9 होने चाहिए। लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं कि दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली, तो आपके अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे ना, तो उनको मिलाकर एक बना दिया गया, मर्ज कर दिया गया, और वर्तमान में उस राज्य का नाम क्या कर दिया केंद्र शासित प्रदेश का? दमन और दीव एवं दादरा और नगर हवेली। ओके, तो इस समय आपको याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए वर्तमान में भारत में कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर हुआ? तो अब हम बात करते हैं द्वितीय अनुसूची की। तो पहली अनुसूची हमारी, हमें लगता है आपको क्लियर हो गई होगी। उसमें क्या क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र में क्या क्या चीजें आएंगी और क्या चीजें नहीं आएंगी। ठीक है? अच्छा, एक चीज और बताते हैं, जब इसमें जरा हम बात करें तो संघ में कौन कौन सी चीजें आएंगी और कौन सी नहीं आएंगी। तो जो हमारे भारत के जितने भी एम्ब्रेसीज हैं, यानी कि जो हमारे राजदूत जहाँ रहते हैं हर जगह, संयुक्त राष्ट्र के जितने ऑफिसेज हैं हमारे भारत में, तो संयुक्त राष्ट्र के जितने ऑफिसेज हैं वो भारत का हिस्सा नहीं है भारत में, लेकिन वो संयुक्त राष्ट्र की संपत्ति माने जाते हैं। इसी तरीके से जो भारत के जितने भी एम्बेसीज हैं, ठीक है, वो अन्य देशों में है, तो वो सब जो है वो भारत का हिस्सा है, और अन्य देशों की जो भारत में वो भारत में हिस्सा नहीं मानी जाती। ठीक है ना? तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र में क्या क्या चीजें आएंगी? तो सबसे पहली चीज राज्य आएंगे, केंद्र शासित प्रदेश आएंगे, ऑफिसेज आएंगे। ठीक है ना? और क्या आएंगे? अगर भारत किसी क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है, युद्ध किया, जीत लिया, वो सब जो भाग होंगे वो किसमें आएंगे? वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो टॉपिक है वो अनुसूची 1 के अंतर्गत भारतीय संघ में आएंगे। अब हम बात कर रहे हैं द्वितीय अनुसूची क्या है। तो द्वितीय अनुसूची क्या है? इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो द्वितीय अनुसूची में आएगा विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। वेतन भत्ते, पेंशन एवं अन्य सुविधाएं। अच्छा, ये क्या चीजें हैं? अगर हम इस पर चर्चा करते हैं तो अब हम सबसे पहले तो बात करते हैं हमारे पदाधिकारी कौन कौन से हैं। तो पदाधिकारी के मामले में आप कहीं ये कंफ्यूजन ना हो जाए, जैसे हमारे यहाँ पदाधिकारी कौन से होते हैं जिले में? जिलाधिकारी होता है ना, डीएम, एसडीएम होता है, और भी कई बीएसए होते हैं, आपके डीआईओएस होते हैं, सीडीओ होता है। तो ये हमारे पदाधिकारी इसमें नहीं आते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें पदाधिकारी कौन कौन से आएंगे। तो इसमें पदाधिकारी आएंगे किसके? भारतीय संघ के पदाधिकारी। तो भारतीय संघ के पदाधिकारी कौन कौन से हैं? जैसे राष्ट्रपति है, ये आएगा इसके अंतर्गत। उपराष्ट्रपति है, वो भी इसके अंतर्गत आएगा। राज्यपाल है राज्यों के, वो भी इसी के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा कौन कौन आएगा? जैसे लोकसभा है, उसके सचिव यानी कि उसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, वो सभी किसमें? इसी में आएंगे। इसी तरीके से राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष है वो भी इसी में आएगा। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है यानी उच्चतम न्यायालय, उसके मुख्य न्यायाधीश वो भी हमारे इसी पदाधिकारियों में आएंगे। ठीक है? तो विभिन्न प्रकार के जो आपने संविधान में आपको जितने भी पदाधिकारियों का वर्णन किया गया है
वो सभी इसी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो उनके वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य सुविधाएं, कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए जितने अधिकारियों की वेतन, पेंशन, भत्ते, सभी सुविधाएं जो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, वो सभी इसी में आएंगे। यानी किस में आएंगे? द्वितीय अनुसूची, सेकंड शेड्यूल्स में आएंगे। ओके, अब हम जरा बात करते हैं तृतीय अनुसूची की। कि भाई तृतीय अनुसूची क्या है? तो तृतीय अनुसूची हमारी शपथ का प्रारूप है। क्या है? शपथ का प्रारूप। अब शपथ किस चीज की भाई शपथ होगी है? तो अभी जैसे हमने बात की ना विभिन्न पदाधिकारियों की, तो यही पदाधिकारी जब होते हैं ना अपना पद ग्रहण करते हैं, जैसे राष्ट्रपति है, पद ग्रहण करने से पहले क्या करता है? शपथ लेता है। अच्छा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? बताएगा आप कोई आपको में से? हाँ, तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ जो है वो कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कौन दिलाएगा? तो फिर सर्वोच्च न्यायालय जो उस समय वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो क्या करेगा? भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। तो भारत का राष्ट्रपति कौन सी शपथ लेगा? राज्यपाल कौन सी शपथ लेगा? न्यायाधीश कौन सी शपथ लेंगे? ठीक है, जितने भी संसद के मंत्री हैं वो कौन सी शपथ लेंगे? संसद में जो अध्यक्ष है वो कौन सी शपथ लेंगे? ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने हैं वो कौन सी शपथ लेंगे? उन सबके बारे में जो प्रारूप है वो आपका तृतीय अनुसूची यानी कि तीसरी अनुसूची में मिलेगा। तीसरी के बाद हम चौथी अनुसूची की बात करते हैं। ठीक है, तो हम चौथी अनुसूची की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी भी लिख सकते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम ना जैसा आपको लिखना चाहें वैसे आप लिख सकते हैं। तो हम चौथी अनुसूची की जरा हम बात करते हैं, इसमें क्या है? तो चौथी अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो इसमें है क्या? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। अच्छा, अब ये चीज क्या हो गई भाई, जरा इसको भी हम बात कर लेते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है हमारे यहाँ कौन कौन सी संसद जो है वो तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। एक तो राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा आपका निम्न सदन है और राज्यसभा आपका कैसा है? उच्च सदन है। तो जो राज्यसभा है ना उसमें जनरली जो चुनाव होते हैं वो कैसे होते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है उसमें, यानी कि उसमें हम लोग भाग नहीं लेते हैं, उसमें हमारे प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ठीक है ना? तो वही राज्यसभा में स्थानों का आवंटन कैसे होगा, सीटों का बंटवारा कैसे होगा, वो सब हमारा किसमें? चौथी अनुसूची में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ना स्टार बना देते हैं। जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट अनुसूचियां हैं उन पर हम स्टार बना दे रहे हैं। तो जैसे ये पहली अनुसूची है ये भी पूछी जाती है, और चौथी वाली जो है बहुत पूछी है। अब चौथी के बारे में बात कर ली, अब हम किसके बारे में बात करते हैं? हम पांचवी अनुसूची। आखिर ये पांचवी अनुसूची क्या है? तो पांचवी अनुसूची में जरा हम एक चर्चा करते हैं आपको। चलो ये तो हो गया हमारा, इसको हम मिटा देते हैं अभी। जो पांचवी अनुसूची है, तो पांचवी अनुसूची का मतलब जरा हम आपको बताते हैं। पांचवी और छठवीं बिल्कुल एक ही जैसी है। अब इसमें क्या है? तो आपको मालूम होगा SC ST सभी लोग जानते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग। तो उनके अधिकारों के बारे में हमने जो वर्णन किया गया संविधान में वो हमारी पांचवी और छठवीं अनुसूची में किया गया। अब पांचवी अनुसूची में कौन है और छठवीं में कौन है, जरा इसकी चर्चा कर लेते हैं। पांचवी अनुसूची में क्या करते हैं? हमारे जो 4 राज्य हैं कौन कौन से? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। कौन कौन से हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इनको छोड़कर, किसको? इन 4 को छोड़कर, तो क्या लिखेंगे? को छोड़कर, मतलब हम इन 4 को छोड़ दें, बाकी जितने भी राज्य हैं उन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति या जनजाति जितने भी लोग हैं ना उनका जो प्रशासन होगा किस तरह से होगा वो उसका वर्णन किया गया है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति व जनजातीय
क्षेत्रों का प्रशासन। यानी हमारी जो 5वीं अनुसूची है उसमें हम किसका वर्णन कर रहे हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन 4 को छोड़ दें तो बाकी जितने भी राज्य हैं उनमें जितने भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होंगे वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? वो आपके 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के अधिकारों को दिलाने के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपको बात बताएं, ये इम्पोर्टेंट तो है लेकिन सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। तो एससी और एसटी एक्ट सरकार ने भी आपको पता होगा कि पारित किया था, लेकिन है क्या कि 5वीं और 6वीं अनुसूची में होता क्या कि इसमें ध्यान क्यों नहीं दिया? इसलिए क्योंकि वो जो अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र के लोग हैं वो उतना शिक्षित नहीं है कि वो अपने अधिकारों को जाने, ठीक है ना। इसीलिए सरकार ने एक अधिनियम बनाया था जिसका नाम था पेशा। यानी जो अनुसूचित जाति के जो लोग थे, अनुसूचित क्षेत्र थे, उसमें लोगों को अधिकारों के बारे में बताने के लिए जो अधिनियम था जिसका नाम था क्या? पेशा। अब हम जरा बात करते हैं 6वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची भाई क्या है? तो अभी हमने क्या किया था? अभी हमने ये जो 4 राज्य छोड़े थे ना, इसमें क्या होगा? यही 4 राज्यों का अकेला वर्णन होगा। कौन कौन से हैं? तो असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम। तो ये जो 4 राज्य हैं, राज्यों के अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अच्छा, इसके बारे में अभी आपको बताते हैं कि होता क्या है क्या कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इसमें है क्या कि कुछ जिले ऐसे हैं जिन जिलों में जनजाति की संख्या जो ज्यादा से ज्यादा है और उनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं थी। इसीलिए क्या किया गया? जैसे बोडोलैंड, आपने एरिया सुना होगा, बोडोलैंड को असम से अलग करने की मांग की जाती रही है, अभी बहुत चर्चा में रही। तो हुआ क्या है कि असम में जैसे बोडोलैंड जिला क्षेत्रीय परिषद या स्वायत्त जिला क्षेत्रीय परिषद बनाई गई। इसी तरीके से असम में एक और है कार्बी आंगलोंग, वो भी एक जिला है, जिला स्वायत्त परिषद। तो ये स्वायत्त जिला परिषद होती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जैसे हमारी विधानसभाएं होती है ना, तो विधानसभाएं तो काम करेंगी लेकिन विधानसभा के अतिरिक्त भी इनको भी अलग से सरकार बजट देती है। कौन बजट देती है? केंद्र सरकार बजट देती है। अच्छा, इन क्षेत्रों का प्रशासन जो है वो राज्यपाल बनाता है। होता क्या कि इन्हीं की जो स्वायत्त जिला परिषद होती है वो राज्य मतलब कानून बनाती है उस क्षेत्र के लिए। उस पर क्या होती है? राज्यपाल की जो सहमति है वो बहुत ही आवश्यक होती है। अगर वो राज्यपाल सहमति दे देता है तो वो कानून बन जाता है। तो ये 6वीं अनुसूची है। क्लियर हुआ सबको? जैसे त्रिपुरा में कौन सी है? त्रिपुरा में आपका त्रिपुरा जिला जनजाति, और मेघालय में आपका चकमा, लाई, मारा, ये 3 जिले हैं। तो उन जिलों की अलग क्षेत्रीय परिषदें हैं। ऐसी ही आपकी मिजोरम में कौन कौन सी हैं? मिजोरम एक आपने और सुना होगा, कौन कौन से? खासी, गारो, जयंतिया, 3 पहाड़ियां हैं ना, तो उनके जिला स्वायत्त जिला परिषद और भी बने हुए हैं। तो इनके अंतर्गत क्या होता है कि उनके जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनको हमने क्या बना दिया है? जिला परिषद बना दिया गया उनके लिए। अब हम जरा बात करते हैं वो कौन सी है? 7वीं अनुसूची। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7वीं अनुसूची में क्या है? इसमें केंद्र और राज्यों के बीच क्या है? विभिन्न विषयों का बंटवारा, यानी विभिन्न क्षेत्रों का जो है बंटवारा है। अब विषय कौन से हैं? विषयों का आवंटन लिख लो या बंटवारा लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। होता है जितने राज्य क्षेत्र अच्छा, इसमें सूचियां हैं। कौन कौन सी सूचियां हैं? केंद्र सूची या संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो हम जरा बात कर ले रहे हैं कौन कौन सी? संघ सूची, ठीक है, एक आपकी राज्य सूची
और एक आपकी कौन सी, समवर्ती सूची। तो ये 3 सूचियां हैं, इनके बारे में जरा चर्चा करते हैं। तो संघ सूची में हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ऊपर मूल संविधान, यानी मूल संविधान में कितने विषय थे, है ना, और यहाँ लिख दे रहे हैं कहाँ पे, वर्तमान, यानी वर्तमान में कितने विषय हैं और मूल संविधान में कितने विषय थे, उनके बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। तो जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय संघ सूची में 97 विषय थे, ठीक है, राज्य सूची में आपके 66 विषय थे और समवर्ती सूची में कितने, 47 विषय थे, ठीक है। अब वर्तमान में कितने विषय हैं, तो वर्तमान में संघ सूची में आपके 100 विषय हैं, राज्य सूची में आपके 61 विषय हैं और इसमें आपके 52 विषय हैं, ठीक है। तो ये संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन सूचियों का जो बंटवारा है वो आपका किसमें, 7वीं सूची के अंतर्गत है, ठीक है। अब हम जरा इनके बारे में बात करते हैं, संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है, समवर्ती सूची क्या है। संघ सूची जो है, इस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास है, केंद्र सरकार और संसद के पास है। जबकि राज्य सूची जो है, राज्य सूची में जो राज्य सूची के जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है, राज्य सरकार या उस राज्य की विधानसभा के पास या विधानमंडल के पास। समवर्ती सूची में क्या है, समवर्ती में क्या है कि दोनों को ही अधिकार दिए गए हैं, मतलब दोनों ही उस पर नियम बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई राज्य का कोई नियम है, ठीक है, वो केंद्र के नियम का किसी जगह पे विरोधाभास कर रहा है, हो सकता है पूरा ना करे, सब उस नियम का या उस कानून का कोई छोटा सा पार्ट है, 1 या 2 लाइनें आपकी नहीं कर रही है, तो जितना पार्ट आपका उसका विरोध करता है वो आपका क्या हो जाता है, निरस्त कर दिया जाता है, सिर्फ केंद्र की बात मानी जाती है, ठीक है ना। और अगर सपोज उस पे विषय ही मतलब केंद्र ने बनाया ही नहीं है उस पे कानून, तो उसमें क्या होगा, तो फिर उसमें राज्य सरकार का ही कानून जो है वो लागू होता है, ठीक है ना। तो 7 अनुसूचियां हो गई हैं। अब हम जरा बात करते हैं 8वीं अनुसूची क्या है। तो 8वीं अनुसूची ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, इसमें वो भाषाएं दी गई हैं, हमारे जो भारत में जितनी भाषाएं जो है संविधान में है उनके बारे में इस पे बात की गई। तो भाषाएं कैसी हैं, देखो मूल संविधान में कितनी थी, मूल संविधान में आपकी 14 भाषाएं थी। और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में आपकी 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी था कि मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी, तो 14, क्योंकि वर्तमान में ही क्वेश्चन आता है। तो वर्तमान में इस समय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। अब जरा हम बात करते हैं, तो ये जितनी अभी अनुसूचियां लिखी हैं ये हमारी मूल संविधान में थी, मैंने लिखा है ना ऊपर, देखो मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी, 8, वर्तमान में कितनी है, 12। अब हम उन अनुसूचियों की बात करेंगे जो मूल संविधान के बाद यानी 26 जनवरी 1950 के बाद आई। तो पहली जो अनुसूची है उसका नाम है नवीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या है, 9वीं अनुसूची जो थी उसमें था क्या कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो एक प्रथा चलती थी उस समय, जमींदारी प्रथा। था क्या कि लगभग पूरा राज्य जो है वो कुछ धनी लोगों के ही पास था सारी जमीनें। तो जब नई सरकार बनी उसने क्या किया, जमीनों को बांटना शुरू किया। तो रोज के रोज उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही थी। तो जब सरकार ने देखा कि ये नियम बढ़ते ही जा रहे हैं तो सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून बनाए। तो भूमि अधिग्रहण कानून के अंतर्गत जितने भी कानून बने वो आपकी नवीं अनुसूची के द्वारा बनाए गए। अच्छा, इसमें एक चीज और सरकार ने कर दी थी कि नवीं अनुसूची में जितने भी कानून होंगे उन पर सुप्रीम कोर्ट और कोई भी किसी भी प्रकार की कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट ही नहीं सुनवाई करेगी तो कोई नहीं कर पाएगा, तो कोई भी न्यायालय उस पर सुनवाई नहीं कर सकता था। इसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल था। लेकिन हुआ क्या कि 24 अप्रैल 1973 बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। इस दिन केशवानंद भारती का जब विवाद का केस का जो मुकदमा का जो रिजल्ट आया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो नवीं अनुसूची में भी क्या कर सकता है, उस पर सुनवाई कर सकता है। हालांकि ये जो नवीं अनुसूची पे सुनवाई कर सकता है इसका निर्णय जो है वो मिनर्वा मिल्स विवाद 1980 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम भी उस पर सुनवाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है भाई सरकार मनमानी करती रहे, इसीलिए, है ना। तो
विभिन्न, नवीन सूची में है क्या, विभिन्न नियमों का, क्योंकि नियम बनाए गए थे उस समय, विधिमानीकरण। मतलब अगर सरकार ने कोई नियम बना दिया तो वो कैसा हो गया, वो अचूक हो गया, उस पर फिर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये पहले था। ठीक है, तो विभिन्न नियमों का क्या था, विधिमानीकरण। इसी में आपका जो तमिलनाडु में आपको मालूम होगा आरक्षण कितना है, 69% आरक्षण है, वो पहले ही कर दिया गया था उस डेट से पहले, इसीलिए उस पर कोई सुनवाई अब भी नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जरा ये नवी अनुसूची लागू कब की गई, कहीं से नई अनुसूची आई। तो जो ये है आपको प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी 1951 में, यानी कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा ये क्या की गई, ये अनुसूची इसमें जोड़ी गई। भाई देखो आप भी समझिए कि 1950 में संविधान लागू हुआ और 1951 में ही पहला ही अनुसूची बन गई। ठीक है, और वो भी प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा बनी। ठीक, अब हम जरा बात करते हैं कौन सी अनुसूची, हमारी 10वीं अनुसूची। अच्छा 10वीं अनुसूची में क्या है, इसमें आपका जो है दल बदल संबंधी कानून है। पहले क्या होता था भाई, अगर हम इसको भी बताते हैं। होता क्या था कि जैसे हम थे, अभी इस समय जैसे सरकार किसकी चल रही है, भाजपा की चल रही है। सपोज हम होते और हमने टिकट लड़ा, किसकी टिकट पे, मतलब चुनाव लड़ा जो हमने उस सपा के टिकट पे लड़ा, या हमने बसपा के टिकट पे चुनाव लड़ा, और वो भाई सरकार हम जीत गए, और सरकार जो है वो हमारी पार्टी की नहीं बन रही है, सरकार किसकी बन गई, भाजपा की बन गई। तो हमने क्या किया भाई, हम किसी भी पार्टी में हो, हम तुरंत चले गए, अपना समर्थन जो है वो हमने भाजपा को दे दिया, योगी जी को दे दिया हमने समर्थन। तो हुआ क्या, ये हमने दल बदल लिया ना, और हम उनकी पार्टी में शामिल हो गए। तो ये दल बदल पहले ही बहुत आम थी ये चीज। तो इसके बाद 1985 में ये दल बदल संबंधी जो कानून है वो लागू किया गया। इसमें क्या है कि अब ऐसा नहीं कर सकते आप, पहले जो होता था वो हो गया, अब ऐसा आप नहीं कर सकते। लेकिन इसमें भी कुछ चीजें हैं इस कानून में भी जिन पर जो लोग हैं, राजनीतिक हैं, जो चतुर राजनीतिक हैं, वो उनका भी अच्छे से फायदा उठा लेते हैं। तो 10वीं अनुसूची किसमें लागू की गई, 52वीं संविधान संशोधन, यानी कि जो 52वां संविधान संशोधन था, ठीक है ना, तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई ये। और 52वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया, 1985 में। ठीक है, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में जब लागू हुआ तब हमारा क्या बन गया, दल बदल संबंधी कानून लागू हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, 11वीं, यानी कि जो हमारा 11वां जो सूची है अनुसूची, इसमें क्या है। ठीक, तो 11वीं अनुसूची का जो हमारा विषय है वो किससे संबंधित है, पंचायतों से संबंधित है। यानी इसमें कितने पंचायत है, इस विषय का नाम क्या है, पंचायत है। और इसमें विषय कितने हैं हमारे, 29 विषय है। मतलब पंचायतों से रिलेटेड हमारे कितने 29 टॉपिक्स हैं जिसके बारे में संविधान में बताया गया। ठीक है, अच्छा इसको लागू कब किया गया, ये 73वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन जो है उसी से ये लागू किया गया। ये कब लागू हुआ, अच्छा ये 1992 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ये इसका नाम है। लागू जब किया गया वो 24 अप्रैल 1993 को। तो 73वां, इसके बाद एक 12वीं अनुसूची भी है। तो 12वीं अनुसूची जो है उसमें उसका विषय क्या है, नगर पालिका। इसका टॉपिक का नाम ही क्या है, नगर पालिका। और इसमें कितने विषय हैं, 18 विषय हैं। यानी इसके अंतर्गत कितने टॉपिक्स हैं, 18 टॉपिक्स हैं। और इसकी जो संविधान संशोधन जो है वो कौन सा है, 74वां संविधान संशोधन है। तो 74वां संविधान संशोधन 1992, मतलब ये उसका पूरा नाम है। ठीक है,
तो इस संशोधन के द्वारा 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हमारा क्या है, नगर पालिका जो है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। अच्छा, इस अनुसूची हमारे कितने विषय हैं, 18 विषय। अच्छा, दोनों की हम जरा बात कर लेते हैं। जो 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, जो डेट लागू वाली डेट वो कब हुई है, 24 अप्रैल 1993। ठीक है, तो इस दिन, अच्छा एक चीज और बताते हैं, ये 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची यानी पंचायत और नगर महापालिका या नगर पालिका को हम क्या बोलते हैं, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन वाले जो दो अनुसूचियां हैं ये आपकी 24 अप्रैल 1993 से लागू हुई। ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट आपके अलग अलग है, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची कौन सी, 74वां संविधान संशोधन। डेट कौन सी है लागू होने की, 24 अप्रैल 1993। ठीक है, तो ये आपकी टोटल 12 अनुसूची हैं और आप विश्वास मानिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सी, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी 11वीं 12वीं मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये मान लो सबसे ज्यादा पेपर में यही मिलती है। तो इस तरह से मैंने आपको 1 से लेकर 12 तक यानी कि आपकी 12वां अनुसूची जो है उनके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी है। अगर फिर भी किसी को ये लगता है कि थोड़ा बहुत रह गया तो वो आप हमको, या कोई टॉपिक में आपको कहीं समस्या आ रही है, कोई डाउट है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, हम उसका जरूर जवाब देंगे। ठीक है ना, तो आज ये जो हमने टॉपिक बनाया है वो आपका संविधान में अनुसूचियों से संबंधित टॉपिक था और ये आपका पहला टॉपिक है। इसके बाद अन्य टॉपिक्स भी धीरे धीरे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।